नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपकी हथेली बताएगी कितने सफल हैं आप। आपकी हथेली बताएगी कब रहना है सावधान। आपकी हथेली में छिपे हैं कई राज। क्या कहती है आपकी हथेली, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी ने आपको हथेली का रंग और हथेली पर बनने वाले चांद के बारे में कई बार बताया है, लेकिन आज आपको हथेली के बारे में वो खास जानकारी देंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इसीलिए चर्चा को शुरू करने से पहले आप अपनी हथेली पर गौर करें, ध्यान से देखें। क्या आपकी हथेली सॉफ्ट है, मुलायम है या हार्ड है, कठोर है? क्या आपकी हथेली छोटी है या फिर बड़ी है? क्या आपकी हथेली पतली है या फिर मोटी है? कैसी है आपकी हथेली की बनावट? क्योंकि आपकी हथेली बताएगी आपके वर्तमान और भविष्य से जुड़े सारे राज। तो बने रहिए हमारे साथ। आज कालचक्र में आप ये खास जानकारी लेंगे पंडित सुरेश पांडे जी से। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों की हथेली चौड़ी होती है, जिन लोगों की हथेली पतली और लंबी होती है। ऐसे लोगों में कौन सी खूबियां और कौन सी खामियां होती हैं, साथ ही ऐसे लोगों को आने वाले भविष्य में किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना होता है। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, हथेली इतना कुछ बता सकती है? देखो विपनेश, ऐसा है, हथेली ही नहीं, हमारा शरीर जो है हमारे हृदय का दर्पण है। जिस तरह से हमारे हृदय में विचार चलते हैं, जिस तरह के विचार हमारे हृदय में विराजमान होते हैं, उस तरह का भाव भंगिमा हमारे चेहरे पर तत्काल आ जाती है। लेकिन हथेली जो है, इस पर रेखाओं का आना कुछ समय में होता है, क्योंकि अगर एक ही विचार बार बार हमारे मन में चल रहा होता है तो उस चीज से संबंधित रेखाएं हमारे हाथ में धीरे धीरे 6 महीने में निर्माण हो जाती हैं। शायद ये कोई गौर भी नहीं करता है। गौर तो करने वाले लोग करते हैं। देखिए, सामुद्रिक शास्त्र जो है हमारे यहाँ, स्वामी कार्तिकेय ने सामुद्रिक शास्त्र की रचना की, जिसमें मनुष्य के अंग प्रत्यंग को देख करके पूरे भविष्य फल का कथन किया। लेकिन इसका कुछ लोगों ने विरोध किया कि मनुष्य तो देवताओं को जान जाएगा और मनुष्य के लिए कुछ अगम नहीं रह जाएगा, तो इसलिए ये शास्त्र अनावश्यक है जी। गुस्से में आकर के स्वामी कार्तिकेय ने उसे समुद्र में विसर्जित कर दिया। समुद्र से कुछ संकलन करके लोगों ने एक शास्त्र का निर्माण किया, जिसको आज सामुद्रिक शास्त्र के नाम से जाना जाता है जी। उसमें हमारे शरीर के लक्षण, चिन्ह, हाथ की रेखाएं, हथेली, नाखून, पैर, पैर के तलवे, पैर की उंगलियां, माथे पर की रेखाएं, नाक की बनावट, दांत की बनावट, कंठ, कंठ पर तिल के निशान, ये सारे लक्षणों के बारे में विस्तृत रूप से सामुद्रिक शास्त्र में चर्चा की गई है। अब हम हथेली की बात करते हैं, तो अगर आप जहां बैठे हैं ना, वहीं अगर 1, 2, 3 लोग हैं, सबकी हथेली देख लीजिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2 लोगों की हथेली एक जैसी हो ही नहीं सकती। किसी की हथेली पतली होगी, किसी की हथेली लंबी होगी, किसी की हथेली छोटी होगी। ऐसे हथेलियों का आकार, अगर उसका क्षेत्रफल आप देखेंगे, तो सब लोगों की हथेलियां अलग अलग प्रकार की होंगी। जिन लोगों की हथेली पतली और लंबी होती है, ऐसे लोग थोड़े स्वार्थी होते हैं। ऐसे लोगों पर बहुत आसानी से विश्वास करना उचित नहीं होता है। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन बाद में अपना ही उनको नुकसान करवाता है। और जिन लोगों की हथेली चौड़ी होती है, वो दृढ़ निश्चयी होते हैं। उन्होंने एक बार जो मन में ठान लिया तो ठान लिया। ऐसे लोग आसानी से हार नहीं मानते हैं, और चाहे जितने बार गिरें, उठ करके फिर चलने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग जो भी काम
कहते हैं वो करते हैं, ये अपना किया हुआ वादा पूरा करते हैं, ये अपने वादे के धनी होते हैं। ऐसे लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और ऐसे लोगों में ज़्यादातर छल कपट कम देखा जाता है। देखिए, आप जैसे हमारी हथेली को देख रहे हैं ना, तो अगर ये हथेली लंबाई और चौड़ाई अनुपात से ठीक है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये हथेली थोड़ी सी पतली हो गई होती और 2 सेंटीमीटर और लंबी हो गई होती तो ये लंबी हथेली कहलाती, जो स्वार्थी लोगों की हथेली का लक्षण है। कुछ हथेली होती है जो ज़्यादा चौड़ी होती है, लंबाई उसकी कम होती है। ऐसे लोगों के बारे में भी बताऊंगा। और कुछ लोगों की हथेली ऐसी होती है जो अनुपात में होती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई देख करके कुछ अजब गजब नहीं लगता है बल्कि सामान्य लगता है। ये सामान्य लोगों की हथेली होती है। कुछ लोगों की हथेली बहुत पतली होती है, उनके पीछे की हड्डी और आगे का जो ये करतल है दोनों एकदम सटा हुआ चिपका हुआ होता है। कुछ लोगों की ये हथेली गद्दीदार होती है, मांसल होती है, पीछे की नसें नहीं दिखाई देती हैं। तो ये सब बहुत सी चीज़ें हैं इसके बारे में। अगर आज आप ध्यान से देखेंगे तो आप अपने रहस्य को काफ़ी हद तक जानने में कामयाब हो पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का ये जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कालचक्र में, बहुत ही दिलचस्प है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ पंडित जी, अभी जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे कालचक्र में, वो सब अपनी हथेली चेक कर रहे होंगे। जी। लंबी है, चौड़ी है, मोटी है, पतली है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले ऐसी दिलचस्प जानकारी हथेली को लेकर आपने कहीं नहीं जानी होगी, कहीं नहीं सुनी होगी। पंडित जी, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक सवाल मेरा ये है कि अभी तक जिसको भी हम हाथ दिखाते हैं तो रेखाएं हमारे हाथ की क्या कहती हैं, उसी को देखकर भविष्य वो बताते हैं कि हम नेचर कैसा है, भविष्य कैसा है। लेकिन आज आप एक नई जानकारी दे रहे हैं, हथेली का आकार देखकर बता रहे हैं कि हम किस नेचर के हैं, हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो ये एक नई जानकारी है दर्शकों के लिए। देखो, नई जानकारी तो है, लेकिन ये मतलब सामुद्रिक शास्त्र का ही एक अंग है। ये जानकारी पहले से ही हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। ऐसा नहीं कि हम कुछ नई चीज बता रहे हैं, ये चीज है, लेकिन लोग प्रायः रेखाओं की चर्चा करते हैं। बिल्कुल। लोग प्रायः उंगलियों में शंख और चक्र की चर्चा करते हैं, लोग नाखून की बनावटों की चर्चा करते हैं, और लोग मतलब कि हाथ में पर्वतों की चर्चा करते हैं। जैसे ये कनिष्ठिका के नीचे ये बुध पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है, ये शनि पर्वत है, ये बृहस्पति पर्वत है, ये शुक्र पर्वत है, ये चंद्र पर्वत है, ये मंगल पर्वत है, ये मंगल पर्वत है, ये राहु पर्वत है। ठीक है, इस तरह से हम इन्हीं सब चीज़ों में रह जाते हैं। हथौली, केवल हथेली की चर्चा जो है प्रायः बहुत कम होती है। बिल्कुल, समझ रही हो ना? बहुत कम लोगों ने सुनी है। लेकिन जो हमारे देश के बाहर, हमारे देश में तो देखो हाथ मिलाने का प्रचलन नहीं है। नमस्ते का प्रचलन है, प्रणाम का प्रचलन है, साष्टांग दंडोत का प्रचलन है, लेकिन हाथ मिलाने का प्रचलन तो पाश्चात्य सभ्यता का अंग है। लेकिन हाथ मिलाने से भी सामने वाले व्यक्ति का अंदाजा लग जाता है। सामने वाला व्यक्ति जो है हाथ कैसे मिलाता है, हाथ जोर से दबाता है, हाथ धीरे से अनमयस्क होकर मिलाता है, केवल 3 उंगलियों से हाथ मिलाता है, या हाथ मिलाते समय हाथ के ऊपर हाथ रखता है, या हाथ मिलाते समय आपके कंधे पर हाथ रखता है, या हाथ मिलाकर काफ़ी देर तक पकड़े रहता है। इन सब तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो उसके व्यक्तित्व का जो एक स्वरूप सामने आएगा, उससे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगी कि इतनी छोटी छोटी बातों में इतना भविष्य की कल्पनाएं, इतना भविष्य का सच छिपा हुआ है। यानी इस पर हमारा एक एपिसोड हो सकता है, जो आप बता रहे हैं कि हाथ मिलाने के स्टाइल से पता चल जाता है। बिल्कुल, और हमने किया भी है। हाथ मिलाने के स्टाइल पर, हाथ की रचनाओं पर, हाथ कैसे मिलाया जाता है, किन किन मुद्राओं में लोग हाथ मिलाते हैं। कुछ लोग हाथ मिलाते हैं तो नीचे एक हाथ रख देते हैं, कुछ लोग हाथ मिलाते हैं तो ऊपर एक हाथ रख देते हैं, कुछ लोग हाथ मिलाते हैं तो सामने वाले के कंधे पर एक हाथ रख देते हैं। हाँ, तो अलग अलग स्टाइल के हाथ अलग अलग मनोवृत्ति को दर्शाते हैं। और इसमें हथेली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाँ, हथेली का तो करतल, यही है करतल। सब कुछ होता है ना, कहते हैं कि
आप इतने पुरुषार्थी हैं कि पूरा विश्व आपके करतल में है। करतल माने आपके हथेली में है। इसको करतल कहते हैं, आपके हथेली में है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ आपके करतल में है, आपके हाथ में है। ये करतल बहुत बड़ी उपलब्धि है। करतल मतलब ये हथेली बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। तो कहने का आशय ये है, देखो कि सनातन धर्म में ज्ञान का भंडार है। अब उसको सही तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए तो सचमुच में सब लोगों की जानकारी बढ़ सकती है, और जो कुछ कमी हमारे अंदर है उन कमियों को जान करके हम अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। देखिए, सीधी सीधी बात है, हम कोई कबूतर और पंछी तो है नहीं कि जो हमारा प्रारब्ध भगवान ने लिख दिया अब वही हमारे साथ होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने जो, ब्रह्मा ने जो लिख दिया है ना, वो ठीक है, अपनी जगह पे सही है, लेकिन हम साधु संग करके, साधना करके, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, योग साधना करके अपने बुरे प्रारब्धों को भी ठीक कर सकते हैं। तभी तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयम प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। चाहे जितना भी पापी दुराचारी हो, जिस समय वो मेरी शरणागति लेता है, शाश्वत शांति निगच्छति, मैं तुरंत उसको क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसे धर्मात्मा बना देता हूँ। शाश्वत शांति निगच्छति, और उसको शाश्वत शांति देता हूँ। कौन्तेयम प्रतिजानीहि, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ठीक से जान लो, न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान ये बात पूरे चैलेंज के साथ कहते हैं। अर्थात हम मनुष्य हैं, हम केवल प्रारब्ध के वशीभूत नहीं हैं। हम शुभ कर्म करके, ईश्वर की आराधना करके और ईश्वर में अपने अहंकार का समर्पण करके अपने जीवन को बदल भी सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, कायर जो होते हैं वो ये कहते हैं बस बस सब कुछ भगवान ही करेंगे, सब कुछ भगवान ही करेंगे, सब कुछ भगवान ही करेंगे, और कर्म कुछ नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम सदोगुण से युक्त होकर के शास्त्र मर्यादाओं के आधार पर, अपने ऋषि मुनि के वचनों के आधार पर, संतों की वाणी के आधार पर और सुलझे हुए लोगों के विचारों के आधार पर अपने जीवन की दिनचर्या आगे बढ़ाएंगे तो निसंदेह हम एक सफल जीवन जीने में सफल होंगे। लेकिन आपको अपना मूल्यांकन खुद करना होगा। उसमें हथेली भी आपको बताने में सहायक होगी कि आपका व्यक्तित्व कैसा है और आपको क्या सुधार करने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों की हथेली जरूरत से ज्यादा चौड़ी होती है, ऐसे लोग अपने काम में कैसे होते हैं और ऐसे लोग डिसीजन मेकिंग में कैसे होते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं, अमूमन होता है जो आप कह भी रहे हैं, जैसे मेरी हथेली कैसी है पंडित जी? चौड़ी। आपकी हथेली वर्गाकार है। आपके हथेली के लंबाई और चौड़ाई दोनों में समरूपता है। जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है, न तो चौड़ाई ज्यादा है न तो लंबाई ज्यादा है। ये मतलब कि आपकी हथेली जो है एकदम वर्गाकार है, और ये हथेली किसी भी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा और साहस दोनों का संचार करती है। ऐसे लोग किसी काम को अनमयस्क होकर नहीं करते हैं। जिस भी काम को करते हैं वो तल्लीनता के साथ करते हैं और पूरा उस काम में रम जाते हैं। और ऐसे लोग कभी काम से कायरता नहीं दिखाते हैं। काम को छोड़ करके भागना इनके बस की बात नहीं होती है, और ऐसे लोग चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। आपकी हथेली ये कहती है। बिल्कुल, पंडित जी ने मेरी हथेली को देखकर सही बताया है, यही मेरा नेचर है। पंडित जी आगे दर्शकों के लिए। देखो, जिन लोगों की हथेली जरूरत से ज्यादा चौड़ी होती है, ऐसे लोग अस्थिर प्रकृति के माने जाते हैं। ये अगर बहुत चौड़ा हो गया ना और ये छोटा हो गया, नाप लो ना, इसको नाप लो और इसको नाप लो। अगर लंबाई छोटी हो गई, चौड़ाई ज्यादा हो गई, तो ऐसा आदमी अस्थिर विचार वाला होगा। हाथ की लंबाई की तुलना में चौड़ाई अगर ज्यादा है तो ऐसे लोग बहुत सोच विचार कर कोई काम करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की निर्णय क्षमता कम होती है। एक साथ बहुत सारे कार्य करना इनकी आदत होती है, जिसके कारण इनको सफलता मिलने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और एक बात मैं कहूं,
जो मैंने अनुभव किया है वो बात कह रहा हूँ। सामुद्रिक शास्त्र में लिखा है कि नहीं, इस पर मैं जोर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है, ऐसे लोग जिस भी काम को करते हैं उस काम को तन्मयता के साथ पूरा करने की कोशिश नहीं करते हैं और बहुत जल्दी उस काम से ऊब करके दूसरे काम के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं और न ही ऐसे लोगों के अंदर संघर्ष करने की और नीचे के पायदान पर गिरकर वहां से उठने की क्षमता होती है। तो ये चौड़ी वाली हथेली जो होती है, ऐसे लोगों को चाहिए कि इन लोगों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और हनुमान जी का एक मंत्र याद करना चाहिए। वो मंत्र ये है कि जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो समुद्र के बीच में मैनाक पर्वत निकल करके समुद्र से बाहर आ गया और उसने कहा कि हे हनुमान, आप थोड़ी देर तक विश्राम कर लीजिए, क्योंकि समुद्र पार करने में जो आपका जो श्रम हो रहा है उसमें थोड़ी सी आपको राहत मिल जाएगी। हनुमान तेहि परसा करिपुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसका स्पर्श किया और कहा कि जब तक मैं राम काज न कर लूं तब तक मेरे लिए आराम हराम है। इसलिए आप आदरणीय हैं, आपके भावना का स्वागत है और मुझे राम कार्य के लिए जाने की अनुमति दीजिए। तो जिन लोगों की हथेली चौड़ी है और हथेली लंबाई में छोटी है, ऐसे लोगों को प्रतिज्ञाबद्ध होकर के हनुमान जी के अनुसरण करने चाहिए। जब तक किसी काम को आप हाथ में लें और जब तक उस काम को पूरा न कर लें तब तक आप चैन से न बैठें। अपने काम को पूरा करके ही आप आराम की सांस लें। जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक उसको पूरा करने की कोशिश करें, किसी तरह की कोई बहानेबाजी ना करें। इससे आपका भविष्य अच्छा होगा, आपका जीवन अच्छा होगा और आपकी दिनचर्या अच्छी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और जिन लोगों की हथेली की लंबाई और चौड़ाई समान होती है, ऐसे लोग किस नेचर के होते हैं, साथ ही ऐसे लोगों के रिश्ते दूसरों के साथ कैसे होते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, शायद ये मेरी हथेली का ही जिक्र हो रहा है, जो अभी आप बता रहे थे, लंबाई चौड़ाई जिसकी समान होती है, तो इनका नेचर कैसा होता है? देखो, जिन लोगों की हथेली की लंबाई और चौड़ाई समान होती है वो लोग स्वाभिमानी होते हैं। किसी भी काम को शुरू करने के पहले उसके हर पहलू पर भली भांति विचार करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसे लोग घंटों विचार करते, अरे घंटे नहीं, मिनट भर में विचार करते हैं। किसी कार्य को करने से पहले उसके अंत तक के बारे में सोच करके कि कहाँ इसमें विघ्न बाधा आ सकती है, कहाँ रुकावट आएगी और कहाँ मुझे किस चीज के लिए तैयार होना है, एक मिनट के अंदर फैसला कर लेते हैं और अपनी कमर कस के उस रास्ते पर चल देते हैं और कामयाबी उनके कदम चूमती है। एक बार अगर इन्होंने काम शुरू कर दिया तो उसे अंगद का पैर मानिए, वो पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे हथेली वाले लोग सही में बहुत भरोसेमंद होते हैं। अगर ये आपके मित्र हैं तो आपका सौभाग्य है, अगर ये आपके माता पिता हैं आपका सौभाग्य है, अगर ऐसा आपका कोई संतान है तो आप भाग्यशाली हैं, अगर आपकी जीवन संगिनी या जीवन साथी इस हथेली का स्वामी है तो ये आपके लिए वरदान है। ऐसे हथेली के लोग निश्चित रूप से अपने संकल्प के धनी होते हैं और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए किसी के मोहताज नहीं होते हैं, बल्कि तमाम दिक्कतों और अभावों को झेलते हुए, हंसते हुए, आगे बढ़ते हुए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये मैंने आजमाया है जीवन में और ये मैंने देखा है जीवन में, तब मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा पंडित जी ने, बहुत ही दिलचस्प जानकारी है ये हथेली को लेकर। पंडित जी, एक सवाल है मेरा। आपने कहा कि जैसे हमारे मन में विचार होते हैं उस हिसाब से हमारे हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं। हथेली का आकार भी तो छोटा बड़ा, पतला मोटा होता रहता है, तो उसका अभी आपने मेरा हाथ देखा, हो सकता है कल को मेरा वेट बढ़ जाए या मैं और स्लिम हो जाऊं तो मेरे हाथ पर भी, इसका हथेली पर भी फर्क पड़ेगा? नहीं, ना तो लंबाई पे असर पड़ेगा ना तो चौड़ाई पे असर पड़ेगा। एक चीज पे असर पड़ सकता है, इसकी मोटाई पर।
मोटाई पे असर पड़ सकता है। अगर हथेली अभी बहुत पतली है तो थोड़ी सी बहुत मोटापा होने पर गद्दीदार हो जाएगी और बहुत पतला होने पर थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो तब क्या लेकिन लंबाई और चौड़ाई ये दोनों में अंतर नहीं आएगा, इसलिए आपके स्वभाव पर कोई अंतर नहीं आएगा। लंबाई और चौड़ाई, अगर कोई 5 फीट 6 इंच का है, अगर कोई 5 फीट 6 इंच का है और उसने बहुत अच्छा खाना खाया तो क्या वो 5 फीट 7 इंच का हो जाएगा? अगर कोई आदमी कम खाया, उपवास किया, तो क्या वो 5 फीट 5 इंच का हो जाएगा? नहीं ना। जिस तरह से शरीर की लंबाई और चौड़ाई एक उम्र के बाद छोटी बड़ी नहीं हो सकती है, उसी तरह से हथेली की रचना एक बार हो जाने के बाद इसको छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता। नहीं, मैं बात कर रही हूँ मोटा पतला होने की। हाँ, मोटा पतला होने का मैं तो ये क्या उसका फिर बाद में फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता है, बस फर्क इतना पड़ता है कि जैसे मांसल अगर हो गया, महिलाओं का हाथ मांसल हो गया और वो खान पान से मांसल हुआ है, बीमारी से नहीं मांसल हुआ है, तो इसका मतलब कि उस उम्र के बाद उनको सुख ज्यादा मिलेगा। जिन महिलाओं के हाथ के पीछे की नसें नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है ना, वो महिलाएं राजलक्ष्मी होती हैं। उनके घर में दुनिया की सारी वैभव होती है। उनका पति जो है राजा के समान जीवन जीने वाला होता है। और जिन महिलाओं के हाथ की पीछे की नसें साफ साफ दिखाई देती हैं, उनको अपनी आजीविका बहुत मुश्किल से चलानी पड़ती है। उनको श्रम करके दिन रात मेहनत करके तब जा करके उनकी आजीविका चलती है। तो अगर पीछे की नसें और हड्डियां दिखाई दे रही हैं तो ये निश्चित रूप से एक प्रकार से कमजोर भाग्य का सूचक है। लेकिन अगर हाथ की नसें नहीं दिखाई देती हैं और हाथ का ये पृष्ठ भाग, करतल के पीछे का भाग जो पृष्ठ भाग कहलाता है, ये मांसल है, तो ये राजलक्ष्मी के गुण हैं। और ये राजलक्ष्मी के गुण का मतलब कि इन्हें जन्मजात सारे सुख मिलते हैं और सारे सुख इन्हें मिलते रहेंगे, सारा वैभव इन्हें प्राप्त होता रहेगा। लेकिन अगर नसें दिखाई देंगी, हड्डियां दिखाई देंगी, तो बहुत श्रम करके आजीविका चलानी पड़ेगी और बहुत ही ज़्यादा संघर्षों में जीवन जीना। लेकिन पंडित जी, जितने भी एक्ट्रेसेस हैं उनका किसी का भी हाथ चेक कर लीजिए, नसें साफ दिखती हैं? एकदम नहीं दिखती हैं बेटा। आपने नज़दीक से देखा नहीं होगा, आपने एकदम नज़दीक से देखा नहीं होगा। मुझे एक्ट्रेस को काफ़ी देखने का सौभाग्य मिला है। और आपको पता है कालचक्र में ही सोनम कपूर भी आई जी थी। बिल्कुल जी। और कम से कम मैं 10 एक्ट्रेस को तो बाई नेम फेम जानता हूँ और उनको बैठ करके उनका मैंने ज्योतिष किया है। मैंने सब कुछ अध्ययन किया है। उनके सही में हाथों की रचना जो होती है वो मतलब कि बहुत ही अच्छी होती है। और जिनके हाथों में नसें दिखाई देती हैं उनको भी मैंने देखा है, वो स्ट्रगल कर रही हैं। 4-5 साल से उन्हें कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है, उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। उनकी आजीविका कैसे चल रही है ये भी काफ़ी सोचनीय प्रश्न है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 को देखा तो 10 में 10 पास है। 10 में 1-2 का जीवन बहुत संघर्षमय भी है, बहुत जद्दोजहद के साथ वो अपने जीवन को चला रही हैं। ओके, समझ रहे हो ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब एक जैसे हैं। एक्ट्रेस होना ही मतलब सफलता का बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो पद्मिनी महिलाएं होती हैं, पद्मिनी स्त्रियां, हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को जो है 7 भागों में विभाजित किया गया है। पद्मिनी, चित्रिणी, हस्तिनी, गजगामिनी। तो इस तरह से जैसे पद्मिनी महिलाएं जो होती हैं वो जब चलती हैं तो उनके पैर जैसे हंस चलता है ऐसे पैर पड़ते हैं। उनके पैर से जरा सा भी खिस की आवाज़ नहीं निकलती है। और उनके कंठ जो होते हैं इतने सुरीले होते हैं, उस पर जैसे शंख पर 3 धारियां होती हैं वैसे कंठ में 3 धारियां दिखाई देती हैं। उनके कंठ के मध्य जहाँ वॉइस बॉक्स होता है वहाँ छोटा सा एक काले तिल का निशान होता है। और जब वो बोलती हैं तो बहुत ही सुरीले अंदाज में बोलती हैं। और जब वो चलती हैं तो निश्चित रूप से ना तो वो हिलती हैं और ना तो वो मतलब कौवे की तरह ना फुदक फुदक के चलती हैं और ना ही पैर को घसीट कर चलती हैं। पैर को घसीट कर चलने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको देवराज इंद्र के साथ भी अगर ब्याह दिया जाए तब भी उनको दोनों वक्त का भोजन नहीं मिलेगा। और जो महिलाएं चलते हुए दोनों हाथ को कंधे के बराबर झटक करके चलती हैं और हाथ को बाहर की तरफ फेंक करके चलती हैं, चलते हुए उनको जीवन भर अपनी आजीविका के लिए मेहनत करके और किसी तरह से निम्न स्तर की जीविका चलानी होती है। और जिनके हाथ सिर्फ और सिर्फ 6 इंच आगे और पीछे चलते हैं चलते समय, वो बहुत ही सौभाग्यशाली सद्गुणा संपन्न होती हैं। इसी तरह से जिन महिलाओं के सीना बहुत चौड़ा है और स्तन बहुत छोटे हैं, ऐसी महिलाएं बंध्या होती हैं। और जिन महिलाओं का सीना बहुत छोटा है और नितंब स्तन बहुत बड़े हैं,
आकार से बहुत बड़े हैं, वो दरिद्रा और दुर्भगा होती हैं। उन्हें जीवन में कभी मतलब कि जो है सुख चैन नहीं मिलता है। तो इस तरह से हथेली के मोटे पतले होने से असर जो पड़ता है, उसके अलावा शरीर के तमाम और लक्षण हैं, उनका भी अध्ययन करना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आप आज और आने वाले कल के बारे में आपकी हथेली क्या कहती है, क्या इंडिकेट कर रही है, यही आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कालचक्र पे। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी हथेली मोटी और भारी है लेकिन हथेली कोमल होती है, साथ ही उन लोगों की जिनकी हथेली पतली और सख्त और रूखी होती है। ऐसे लोगों का जीवन कैसा रहता है, ऐसे लोग अपने काम के प्रति कैसे रहते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। और अपनी हथेली भी देखिएगा आप। पंडित जी बताएं। एक कहावत है हमारे यहाँ सनातन धर्म में कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, अर्थात व्यक्ति के जीवन की जब शुरुआत होती है तभी उसके लक्षणों से बाकी उसके जीवन का काफी कुछ चीजें पता लग जाती है। देखिए, जिन लोगों की हथेली पतली, पतली का मतलब है कि मांसल न होना, ये करतल और कर पृष्ठ के बीच में ज्यादा दूरी न होना, ठीक है। हथेली पतली होगी और सख्त होगी, माने टाइट भी होगी और रूखी भी होगी। ऐसे लोग ज्यादा चिंता करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को अपना कोई भी काम करने में काफी मुश्किल आती है। जिन लोगों की हथेली मोटी, भारी लेकिन कोमल होती है, पकड़ने पर रुई की तरह महसूस होती है, पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे आप किसी फोम को पकड़ रहे हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में हर सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। भाग्य इनकी हर समय मेहरबान रहती है। इनका जीवन हर समय वैभव युक्त होता है। देखिए भाई, एक बात तो मान लीजिए कि मनुष्य का जीवन ठीक है, प्रारब्ध के वशीभूत नहीं है, लेकिन जो हमारे शुभ अशुभ कर्म पूर्व जन्म के हैं उनका परिणाम हमको इस जन्म में भोगना ही है। जैसे अगर शुभ कर्म है तो अच्छे समय का सुख भोग करेंगे, अशुभ कर्म है तो दुख का समय भोग करेंगे। शुभ अशुभ कर्मों से ही तो ये शरीर बना है। अगर केवल शुभ कर्म रहा होता तो भगवान के पास रहते, और अगर केवल अशुभ कर्म रहता तो 83,99,999 योनियों में कहीं रहते। तो चूंकि शुभ और अशुभ का मिश्रण यह शरीर है, इसलिए रात और दिन की तरह जीवन में सुख दुख का आना स्वाभाविक है। अब ये बात अलग है कि आप अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करके, प्रभु को समर्पण करके, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई ड्यूटी, आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये शब्द जो आपके हैं, जिस दिन आपके डिक्शनरी से निकल जाएंगे और आप सोचेंगे कि सब कुछ प्रभु करता है, सब कुछ प्रभु करेंगे, हमें प्रभु संचालित करते हैं, हमारा कुछ भी नहीं है, प्रभु ही सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा अगर आप सोच करके और कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अशुभ जो प्रारब्ध हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। जिन लोगों की हथेली पतली और कोमल होती है, ऐसे लोग आराम पसंद और आलसी होते हैं। ऐसे लोग न समय पर नहाते हैं, न समय पर दिनचर्या करते हैं और न समय पर अपना कोई काम करते हैं। इनको कोई गाइड चाहिए, इनको कोई बताने वाला चाहिए, उठो, नहाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो। ये अपने मन से तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। जीवन को बस केवल आलस्य में बिताने की इनकी एक प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि यदि आप जान गए हैं कि आपकी आलसी प्रवृत्ति है, तो ये मन आपका बड़ा दुश्मन है, यही आलस्य पैदा कर रहा है। इस मन पर नियंत्रण करिए ना, और सुबह चाहे जो स्थिति हो सूर्योदय के पहले उठ जाइए। अपने साथ थोड़ा सा कठोरता करिए और उठ करके दिनचर्या करके, स्नान करके, सूर्य को अर्घ्य देकर, गायत्री मंत्र 24 बार बोलकर, उसके बाद जो काम करना हो करिए। और अगर आलसी हो तो जाओ बिस्तर में सो जाओ, तब भी आपका जीवन बदलेगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपकी हथेली पतली है, सख्त है या मुलायम है, आप काम नहीं करते हैं, तो आप मानिए मेरी बात,
अगर आप गायत्री की साधना करना शुरू कर दें, गायत्री के मंत्रों का सुबह शाम जप करना शुरू कर दें, रविवार के दिन आप किसी प्रकार के तामसी भोजन का सेवन ना करें, मांस मदिरा व्यभिचार से दूर रहें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये हथेली का अशुभ प्रभाव भी आपके लिए शुभ लक्षणों में परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि रंग का संग चढ़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता है, और जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा आपका मन बनेगा। और यहाँ अन्न का मतलब ये नहीं है कि अन्न पवित्र है कि अपवित्र है, कैसे पैसे से वो अन्न आया हुआ है। अगर अधर्म और अनीति पूर्वक पैसा जोड़ करके रिश्वत का पैसा, बेईमानी का पैसा, लूट का पैसा है, और उससे आप अगर अमृत भी पिएंगे तो वो विष का काम करेगा, ये बात समझ लीजिए। और अगर मेहनत की कमाई से आप प्याज रोटी भी खाएंगे तो आप सुख की नींद सो पाएंगे और आप खर्राटे लेंगे। लेकिन बेईमानी और छल कपट से प्राप्त किए हुए धन से अगर आप 7 स्टार होटल में भी 2 लाख रुपए का सूट बुक करके रहेंगे तो आप बेड पर पैर नहीं रख पाएंगे, बल्कि सिगरेट पीते हुए केवल बेडरूम में पूरी रात घूमेंगे, बेचैन रहेंगे, नींद नहीं आएगी, नींद की गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आएगी। इसलिए अगर शाश्वत शांति चाहते हैं, अगर मानव जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो ध्यान रखें, परिश्रम पूर्वक धन को ही उपयोग में लाना चाहिए। वृंदावन में एक सन्यासी ऐसे भी थे जो रिक्शा वालों को रोक करके कहते थे 1 रुपया दे, 1 रुपया दे। अगर रिक्शा वाला कहता था हम गरीब हैं, कहाँ पाए आपको बाबा पैसा दे, दे ना, दे 1 रुपया दे, वो दे देता था 1 रुपया। ऐसे 10-20 रुपए उनके पास हो जाते थे, उसी से वो अपना काम करते थे। उनको किसी अमीर व्यक्ति ने कहा कि बाबा मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। अच्छा, तू टाटा बिरला है, मुझे देना चाहता है? तो बाबा आप रिक्शा वालों से क्यों मांगते हैं? वो मेहनत से पसीना अपना जो है पसीना निकाल करके पैसे कमाते हैं, उनके मेहनत का पैसा लेता हूँ, वो इससे मेरा दिमाग भ्रष्ट नहीं होगा। तुम पता नहीं कहाँ से बेईमानी करके आया होगा, मुझे पैसा देने आ गया है। तो कहने का मतलब कि जो परिश्रम का धन होगा उससे अगर आप कुछ पाएंगे तो वो अमृत बन जाएगा, और जो हराम का धन होगा, जो बेईमानी और अनीत पूर्वक धन अर्जित किया गया होगा, उससे जो कुछ भी आप खाएंगे, आपके बच्चों की जो परवरिश होगी, उससे कभी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। ये बात अच्छी तरह से सब लोगों को समझ लेना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर उपाय करना है तो सूर्य को अर्घ देना चाहिए, और दोनों समय गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, और अपना निरीक्षण करना चाहिए कि मैं कोई अन्याय या अनित पूर्वक कार्य करके धन संग्रह तो नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो उससे अबलव नसानी अबना नसई है, अब ऐसी गलती नहीं करना है, आगे से सद्मार्ग पर चलना है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कठोर हथेली वालों की। जी हाँ, जिनकी हथेली सख्त होती है, ऐसे लोग मन और कर्म से कैसे होते हैं, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, जब कुछ कठोरता की बात आती है तो ऐसा लगता है कि मन से भी हम कठोर हैं, तो हथेली का भी क्या वैसा ही प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। शरीर के एक एक अंग का बेटा असर पड़ता है, और शरीर की संरचना हमारे जीवन के बारे में कम से कम 80% कहानी बयान कर देती है। 80%। अब जैसे हम हथेली की बात कर रहे हैं, जरा पैरों की बात करें। हमारे यहाँ सामुद्रिक शास्त्र में वर्णन आता है कि जिन महिलाओं के पैर के अंगूठे बेलनाकार होते हैं, मतलब एकदम गोले होते हैं और सुडौल होते हैं, और नाखून अच्छा होता है, वो राजलक्ष्मी होती हैं। उनके पति उच्च पदों पर आसीन होते हैं। उनका जीवन हर समय महारानी की तरह व्यतीत होता है। उनके दास दासियों की संख्या नहीं होती है। और जिनका नाखून चिपटा हुआ, कछुए के सर की तरह बाईं तरफ मुड़ा हुआ, या सारी उंगलियां आपस में छितराई हुई होती हैं, ऐसे लोगों के पति भार ढो करके अपनी जीविका चलाते हैं।
ट्रकों में लोडिंग करके अपनी जीविका चलाते हैं और आजीवन उन्हें अभाव भरी जिंदगी जीनी पड़ती है। जिन महिलाओं के पैर की सारी उंगलियां सटी हुई होती हैं और साली अंगूठे से बड़ी उनके बगल वाली उंगली होती है, ऐसी स्त्रियां राजलक्ष्मी और सब प्रकार के वैभव से युक्त होती हैं। लेकिन अंगूठे के बगल वाली उंगली अगर अंगूठे से छोटी हो गई है तो पति का स्नेह कम मिलता है, पति का स्नेह उतना नहीं मिल पाता है जितने की वो अधिकारिणी है। और अगर छोटी और उसके बगल वाली उंगली, दो उंगलियां जमीन पर नहीं पड़ती हैं तो ये तो महा अनर्थकारी है। और अगर केवल छोटी उंगली नहीं पड़ती है तो ये थोड़े अनर्थकारी है। पांचों उंगलियां अगर जिस महिला के जमीन पर पड़ते हैं वो सौभाग्य लक्ष्मी है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी तरह से पुरुषों के बहुत से लक्षण हैं जिन्हें मैं अभी समय आने पर आपको बताऊंगा जी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आप बता रहे थे कठोर हथेली वाले कैसे होते हैं, उनका नेचर देखिए, कैसा कठोर होता है? हथेली वाले लोग खूब मेहनती होते हैं। हथेली और उंगलियां समान अनुपात में अगर हों तो ऐसा व्यक्ति स्थिर मन वाला होता है। ऐसे लोग किसी बात को आसानी से समझ लेते हैं। आप कभी किसी का हाथ ऐसे करवा के देखिए, जिसके हाथ में जितना छेद आपको दिखाई देगा, ऐसे हाथ सटाने पर जितना आपको आर पार दिखाई देगा, उसके जीवन में उतना ही ज़्यादा खर्च होगा। और जिसकी उंगलियां बिल्कुल सटी हुई होंगी और छेद नहीं दिखाई देगा आपको, उसका उतना ही आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, उसकी उतनी ही आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और अगर उंगलियां इस तरह से करने पर उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ रही हैं, उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसा आदमी कठोर है, भावुक नहीं है। लेकिन अगर उंगलियां सीधी हैं तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप फैसला लेता है। अब 5 उंगलियों में हथेली से जुड़ी हुई ये छोटी उंगली के बगल वाली जो उंगली है, यही उंगली सबके हाथों में इससे बड़ी होती है, तर्जनी से बड़ी होती है। आप अपना हाथ देख लीजिए ना, छोटी वाली उंगली जो है, उसके बगल वाली उंगली जो है और अंगूठे के बगल वाली उंगली, दोनों को आप मिलाइए। अब आपके अंगूठे के बगल वाली उंगली छोटी हो जाएगी और ये कनिष्ठिका के बगल वाली उंगली बड़ी हो जाएगी। लेकिन 100 में से 1 लोगों की हथेली अगर आप देखिए तो उसमें अंगूठे के बगल वाली उंगली बड़ी होती है और ये छोटी उंगली के बगल वाली उंगली छोटी होती है। ऐसे लोग धर्मज्ञ होते हैं, ऐसे लोग नेता होते हैं, ऐसे लोग समाज को दिशा दर्शन देने वाले होते हैं और ऐसे लोग समाज के मार्गदर्शक होते हैं। लेकिन ऐसे लोग भाग्य के बल पर कुछ भी नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने कर्म के बल पर प्राप्त करते हैं। तो ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में खुद को बहुत आराम भरे जीवन में गुजारना चाहते हैं। और सचमुच में अगर ऐसे लोग हनुमान की उपासना करें और हनुमान जी के चरित्रों का अनुगमन करें। हनुमान जी का चरित्र क्या है भाई? हनुमान जी का पहला चरित्र है, कह हनुमंत विपत तब सोई, जब तव कीर्तन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, विपत्ति तो तभी है जब आपका कीर्तन भजन ना हो। और हनुमान जी हर समय सिया राममय रहते हैं। हंसी हंसी में सीता जी ने कहा, जब उन्होंने मोती तोड़ दिया तो सीता जी ने कहा, क्या आपके इस शरीर को आप धारण करते हैं, इस शरीर में भी राम जी रहते हैं? हाँ माँ रहते हैं। अरे कैसे रहते हैं? उन्होंने अपना सीना चीर करके यहाँ राम जानकी को दिखा दिया। तो कहने का मतलब हनुमान एक ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमानों में भी अग्रगण्य है, बल में भी अतुलित बलधामम, अतुलित बल के स्वामी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम भी अपने कर्म को सुधारें तो हथेलियों के ऊंचे नीचे होने से जो दोष है वो कम हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी हथेली के बीच में गड्ढा है तो आपकी किस्मत किस ओर करवट लेगी, साथ ही ऐसे लोगों का जीवन कैसा व्यतीत होता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। अब हथेली के बीच का गड्ढा का मतलब यह है कि ये भाग जो देख रहे हो ना, मध्य भाग, अगर ये गड्ढा है, इसको हथेली ऐसे करके अगर यहाँ पानी रुकता है, तेल रुकता है, तो इसका मतलब कि भाग्य आपका कम साथ देता है। हथेली में ज़्यादा गड्ढा होना शुभ संकेत नहीं है।
ऐसे लोगों को जीवन में हर क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सफल नहीं होते हैं, सफल होते हैं। सफलता इनकी चेरी बन जाती है, दासी बन जाती है। ऐसे व्यक्ति की हथेली लचीली अगर है तो ऐसे लोग हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। ऐसे लोगों को अपनी बात समझाना मुश्किल नहीं होता है। ऐसे लोग चाहे जितना बड़ा भीड़ हो, चाहे जितना बड़ा समुदाय हो, अपनी बात जो कहना चाहते हैं उसको पूरे धैर्य के साथ कह करके और दूसरों को समझाने में कामयाब होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों का अंगूठा कठोर पंडित जी इस बारे में बात करेंगे। जिन लोगों का अंगूठा कठोर होता है, ऐसे लोगों का नेचर और फ्यूचर कैसा होता है, यही पंडित जी बता रहे हैं आपको। पंडित जी अब बताइए। देखिए, अंगूठा ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। इसमें 3 पार्ट हैं। एक देखिए ना, एक ये पार्ट है, एक ये दूसरा पार्ट है, एक ये तीसरा पार्ट है। ये नीचे वाला पार्ट जो है आपकी काम शक्ति को, आपके सेक्सुअल पावर को प्रदर्शित करता है। ये जितना लंबा होगा आदमी उतना ही ज़्यादा कामी और दुराचारी होगा। ये जितना छोटा होगा आदमी के अंदर नपुंसकता होगी। अगर ये मध्यम कद का होगा तो आदमी सौम्य होगा। ये बीच वाला भाग जो है ये डिजायर का है, इच्छा का है। अगर ये बहुत ज़्यादा लंबा हुआ तो ऐसे आदमी की इच्छाएं अनंत होंगी। और ये अंतिम का जो पोरुआ है ये तर्क शक्ति का है। अगर इच्छा शक्ति का भाग ज़्यादा हो गया और तर्क शक्ति ये ऊपर वाला भाग छोटा हो गया तो ऐसा आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छा के पूर्ति के लिए गलत मार्ग का भी सेवन करेगा। जिन लोगों के अंगूठे का ये ऊपरी हिस्सा बहुत छोटा होता है, गोला होता है, स्थूल होता है, ऐसे लोग अपराधी और हत्यारे होते हैं। ऐसे लोग बुद्धि से कमज़ोर होते हैं। ऐसे लोग अपराध करके भी अपनी मनोकामना को पूरी करते हैं। अंगूठा अगर बड़ा है और लचीला है, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी रोटी भी दूसरों को खिला देता है। ऐसा आदमी किसी के भूख और दुख को सहन नहीं कर सकता। ऐसा आदमी अपने और पराये में कोई भेद नहीं करता है। लेकिन ऐसा आदमी संकोच के वशीभूत होकर के अपने जीवन में बहुत कुछ चीज़ों को संकलित नहीं कर पाता है। और जिन लोगों का अंगूठा बिल्कुल पीछे नहीं मुड़ता है, ऐसे लोग हृदय प्रधान व्यक्ति नहीं होते हैं, मस्तिष्क प्रधान होते हैं। ऐसे लोग सारा निर्णय दिमाग से लेते हैं, मस्तिष्क से नहीं। इसलिए कभी कभी ये कठोर हृदय भी माने जाते हैं और इनके अंदर दया भाव की भी कमी दिखाई देती है। ये बात समझ लेने की है। ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव वाले होते हैं और किसी भी परिस्थिति में खुद को ना ढाल पाने के कारण एडजस्ट नहीं होते हैं। ऐसे लोग हमेशा सतर्क भी रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऐसे लोग मस्तिष्क प्रधान होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। किसी व्यक्ति का हाथ अगर उसके शरीर की लंबाई के अनुरूप है तो ऐसा व्यक्ति किस नेचर का होता है? साथ ही ऐसा व्यक्ति काम को लेकर कैसा होता है, बता रहे हैं पंडित जी, ध्यान से सुनिए। पंडित जी बताएं। देखो भाई, किसी व्यक्ति का हाथ अगर उसके शरीर की लंबाई के अनुरूप है तो ऐसा व्यक्ति कल्पनाओं में विश्वास नहीं करता है। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सामान्य हाथ वाले व्यक्ति किसी से लड़ाई झगड़ा एकदम करना पसंद नहीं करते हैं। ये बात भी जान लीजिए। अगर किसी का सामान्य हाथ है और उसके कद काठी के हिसाब से भगवान ने उसकी हथेली भी बनाई है, तो ऐसे लोग लड़ाई झगड़ा तनाव में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि ऐसे लोग हर समय स्वाद और विवाद से दूर रहते हैं। और इसके विपरीत अगर मामला हो गया तो ऐसे लोग हर समय झगड़ा मोल लेते हैं, लड़ाई मोल लेते हैं। इन्हें लड़ने के लिए कोई चाहिए, अगर कोई ना मिला तो अकेले में ही ये लड़ने लगते हैं, अपने मन में ही बुदबुदाने लगते हैं, अपने मन में ही लड़ने लगते हैं, अपनी चीज़ ही तोड़ने लगते हैं, अपना हाथ ही दीवार पे मारने लगते हैं। ऐसा भी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और जिन लोगों के हाथ शरीर की तुलना में छोटे होते हैं या जिन लोगों की हथेली ज़रूरत से ज़्यादा
छोटी है, ऐसे लोग अपने काम, अपने फैसले और अपने करियर को लेकर कैसे होते हैं, नोट कर लीजिए, पंडित जी बता रहे हैं। पंडित जी जल्दी से बताइए। देखिए, पूरे शरीर के सारे अंगों का एक्यूप्रेशर पॉइंट इसी हाथ में होता है। अगर आपने कभी एक्यूप्रेशर करवाया होगा तो आपने देखा होगा कि अलग अलग पॉइंट दबा करके अलग अलग रोगों का इलाज किया जाता है। तो मतलब 72,000 नाड़ियाँ कहीं न कहीं से हमारे हथेली से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। हाँ, जिन लोगों के हाथ शरीर की तुलना में छोटे होते हैं, ऐसे लोग बहुत सोच समझकर बोलते हैं और ऐसे लोगों में जल्दी निर्णय लेने की क्षमता होती है। इनमें धैर्य की लेकिन कमी होती है और जल्दबाजी में रहते हैं। जल्दबाजी के कारण ऐसे लोग जल्दी तनाव में आ जाते हैं और जिन लोगों की हथेली ज़रूरत से ज़्यादा छोटी है, ऐसे लोग नकारात्मक सोच के हो सकते हैं, ऐसे लोग अव्यवस्थित रह सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कहने का आशय ये है कि हथेलियों के आकार प्रकार को आप ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो विधाना ने लिख दिया है, जो भगवान ने ये बना दिया है सांचा, ये भगवान के बनाए हुए सांचे को अब कौन बदलेगा। लेकिन हम अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन अपने कर्मों के द्वारा कर सकते हैं। बार बार मैं कहता हूँ कि यदि आप मांस मदिरा का सेवन ना करें, व्यभिचार ना करें, जुआ सट्टा से आप अपने आप को दूर रखें, किसी की किसी वस्तु पर आप अपनी नीयत खराब ना करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भगवान प्राप्त हो या न प्राप्त हो, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे तो भी आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी अब बारी है ईमेल कुंडली विजेता की, जो कि सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले हैं। इनका नाम है मनोज और इन्होंने ईमेल के जरिए अपने भविष्य के बारे में आपसे जानना चाहा है। डिटेल्स मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। इनकी डिटेल है, नाम है मनोज कुमार, डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 1980 और समय है 4:45 PM इवनिंग का। प्लेस ऑफ बर्थ है सीतामढ़ी। और पंडित जी इनके 2 सवाल हैं। पहला सवाल, कुछ समय से इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, साथ ही खाने पीने में परहेज़ के चलते काफ़ी दुबले भी हो गए हैं। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कोई पूजा पाठ बताएं। दूसरा इनका सवाल है, काम और परिवार का खर्च चलाने को लेकर काफ़ी मानसिक तनाव भी हो गया है, इसका भी कुछ उपाय इनको ज़रूर बताएं। देखो, ऐसा है मनोज भैया, आपकी कुंडली 4 फरवरी 1980 की 4:45 सीतामढ़ी बिहार की है। आप कर्क लग्न में और सिंह राशि में पैदा हुए हैं। चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, ये तीनों ग्रह आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। ये एक प्रकार का राजयोग ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वहीं राहु बैठ करके गुरु के साथ जो है वो चांडाल योग बना रहा है। जब से बृहस्पति की महादशा 4 साल से शुरू हुई है, तब से आप चाहे जितना मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है। दूसरी बात, आपको पेट से संबंधित, नसों से संबंधित ऐसी बीमारियां हो रही हैं, डाइजेशन से संबंधित ऐसी बीमारियां हो रही हैं कि आप अपने पुरुषार्थ का सीधा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको साफ शब्दों में बताना चाहूँगा कि आप केले के पेड़ में जल और हल्दी डालना हर बृहस्पतिवार को शुरू करिए, और आप 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा, 1 दर्जन केला, ये 3 चीज़ें आप बृहस्पतिवार को किसी ब्राह्मण को दान करिए। निश्चित रूप से 5 बृहस्पतिवार दान करने के बाद आपको राहत मिल जाएगी। दूसरी बात, बृहस्पति आपका खराब है, इसलिए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप आप 84 दिनों तक करिए। देखिए, आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है, जो द्वितीय भाव में राहु के साथ है। आपके अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई आपके अंदर ऐब नहीं है, लेकिन किस्मत इस समय आपका बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। किस्मत आपका साथ दे, इसके लिए आपको ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 10 माला जब 84 दिन करना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों की हथेली बड़ी होती है या फिर जिन लोगों की हथेली कोमल होती है, ऐसे लोग किस नेचर के होते हैं, साथ ही ऐसे लोगों का भाग्य किस ओर करवट लेगा, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, जिन लोगों की हथेली बड़ी होती है, बड़ी का मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों बड़ी होती है, ऐसे लोग हर काम को बहुत समझबूझकर और गहराई तक जाकर के करते हैं। समय के अनुसार ये अपने ज्ञान का भी विस्तार करते रहते हैं। बड़ी हथेली वाले लोग नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं।
इनमें धैर्य होता है। ये काम धीरे धीरे लेकिन पूरी लगन के साथ करने में विश्वास करते हैं। कोई वाद विवाद तो है अगर, तो ये लोग जल्द अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं। जिन लोगों की हथेली में मांस ज़्यादा होने के कारण बहुत कोमलता होती है, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में कम संघर्ष के बाद सफलता और सुख मिलता है। और जिन लोगों का हाथ दबाने में रुई की तरह महसूस हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, आप मान लीजिएगा उनकी आजीविका बौद्धिक होगी। वो शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये मेरी बात नोट कर लीजिए, हाथ मिलाकर देख लीजिए। अगर हाथ मुलायम है तो इसका मतलब ये बौद्धिक जीविका से ही अपना जीविकोपार्जन करेंगे, ये श्रम नहीं कर सकते। और जिनका हाथ दबाने में बहुत कठोर और कड़ा हो, तो आप मान लीजिए ये बुद्धि के साथ साथ श्रम का भी प्रयोग करते हैं, तभी इनकी आजीविका चलती है। अगर आपके पकड़ने के बाद भी उनका हाथ जरा सा दब नहीं रहा है, तो कठोर हाथ है, तो इसका मतलब बुद्धि के साथ साथ इन्हें शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है, जिससे इनका आजीविका चलती है। ये बात भी बहुत ध्यान देने की है। लेकिन एक बात और ध्यान देने की है कि जैसे आपने देख लिया किसी हरियाणा वाले का हाथ, तो हरियाणा वाले 6 फीट के होते हैं, तो उनकी हथेली भी लंबी चौड़ी होगी। और आपने बंगाल वाले को देखा जिसकी लंबाई 5 फीट 5 इंच है, उसकी हथेली छोटी है। तो इस विषय पे आप नहीं निर्णय ले सकते हैं कि चौड़ी हथेली वाला ये तो पतली हथेली वाला ये, क्योंकि जैसी लंबाई चौड़ाई है उसी के अनुरूप तो हथेली भी होनी चाहिए ना। तब इसका निष्कर्ष निकालिएगा तो सही रास्ते पर आपका निष्कर्ष पहुंचेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो हथेली से जुड़ी हुई थी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।